Hitesh? Yes, sir, present. Yes, sir. Okay, fine. So, last time, part 1 of unit number 3, that is accounting and audit. Accounting, okay? What we saw is accounts and records. Fine. Anybody has any query or question regarding to this part of the unit? आप लोग घर पे हैं तो थोड़ा पढ़ा करिए, कुछ क्वेरीज लाइए मेरे लिए, तो मुझे भी लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ मेहनत करके, या फिर ऐसा लगेगा कि मैं बस बोले जा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, एंड दैट्स डन. यस स्टूडेंट्स? हितेश, ट्विंकल, साजन, Yes, sir. do we have any query in the last part that we did for unit 3? No, no, sir. Can I proceed? Yes, sir. Okay. Today we are proceeding for assessment and audit. Okay. So assessment is technically checking of work done by one person of another. ठीक है, एक आदमी जो काम कर रहा है वो दूसरा आदमी चेक करेगा, उसको असेसमेंट बोलते हैं. एंड ऑडिट इज लाइक वेरीफाइंग द वर्क डन बाय वन पर्सन विद द ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है. असेसमेंट इज लाइक आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसके सप्लीमेंट्री मार्कशीट या सॉरी सप्लीमेंट्रीज जो है वो असेस होती है. एंड व्हेन वी सबमिट सम बिल्स टू द यूनिवर्सिटी वो ऑडिट होते हैं. ठीक है, उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उसको अंदर पूरा डिग इन करके देखते हैं कि ये सही है, ये जो इतना एक्सपेंस रखा है इज दैट वैलिड, इज दैट एक्चुअली टू द मार्क, वो क्या फिर वो अलाउड है. Okay, so going into digging deep into the detail is audit, and going by just one work of another is assessment. ठीक है. So we are dealing here with section 59, section 60, section 61, 62, 63, 64, 65 and 66. Okay, section 59 is self assessment. ये हमारे लिए है, ये हम खुद करेंगे as a GST registered person. Okay. सेक्शन 60 इज प्रोविजनल असेसमेंट. 59 के बाद सारे हैं वो डिपार्टमेंट करता है, हमारे बिहाफ पे करेगा या फिर अगेंस्ट अस करेगा. ठीक है. एंड इन लास्ट टू सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66, वी हैव ऑडिट्स, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड स्पेशल ऑडिट. ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर से हम देख लेते हैं, एंड दैट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ आवर असेसमेंट एंड ऑडिट. Okay. Assessment means determination of tax liability under GST law and also the tax payable thereon, which is paid or payable by the taxable person. That's it. There has to वहां पे full stop होना चाहिए था, जो नहीं है. Audit refers to a systematic and independent examination of books, accounts, statutory records, etc. for an organization to ascertain how far the financial situation as well as non-financial statement discloses a true and fair view of the concern. ठीक है. तो ये असेसमेंट और ऑडिट का टेक्निकल डेफिनेशन में हमको बताया कि कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जबकि हमें बेसिकली पता है असेसमेंट मतलब चेक करना, ऑडिट मतलब डिगिंग डीप इनटू द अकाउंट्स और कोई भी चीज को एकदम डिटेल से बारीकी से देखना और क्लैरिफाई करना कि क्या वो सही है या नहीं है. वी आर checking the validity of the statement when we are doing some audit, and while assessment we are just going through the statement and making that it is or clarifying that it is correct to us. ठीक है. Repeating again, assessment means determination of tax liability under GST law. मतलब पहला पार्ट ये कह रहा है कि आपका टैक्स कितना पेएबल बन रहा है, ये असर्टेन करेंगे असेसमेंट से. ठीक है. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ एंड ऑल्सो द टैक्स पेएबल देयरऑन. आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है
उसके ऊपर जीएसटी कितना पे करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने पार्ट पेमेंट कर दिया है, हमारे हिसाब से जितना पेमेंट होना था उतना हमने कर दिया है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट देयर इज सम शॉर्टफॉल जो हमको बाद में पे करना है। तो डिपार्टमेंट विल डू द असेसमेंट एंड लेट अस नो व्हाट इज योर टैक्स लायबिलिटी एंड व्हाट इज टैक्स पेबल देयर ऑन। ठीक है, नॉट एवरी टाइम टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टैक्स पेमेंट। ठीक है, tax payable thereon which is paid or payable by the taxable person। ठीक है, ऑडिट refers to a systematic and independent examination। systematic मतलब एक तरीके से जा रहा है, एक प्रोसीजर फॉलो करके जा रहे हैं, एक प्रोसेस है उसका डिफाइंड जो हमको फॉलो करना है, दैट इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। मतलब कि वो मेकर चेकर का कंसेप्ट हमको पता है कि जो बंदा एक डॉक्यूमेंट बनाता है वो उसे चेक नहीं करता, और जो बंदा चेक करता है वो उसे बना नहीं सकता। सो अगर हम मेकर चेकर को डिस्टिंग्विश कर दे तो देयर विल बी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मिस्टेक और फ्रॉड। ठीक है, सो दैट इंडिपेंडेंट वर्ड इज यूज्ड हियर। तो the thing goes like audit refers to systematic and independent examination of books। मतलब सिस्टमैटिक मतलब बाय प्रोसीजर जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट मतलब कोई थर्ड पार्टी उसको कर रहा है जिसका इंटरेस्ट नहीं है। जो ऑडिट जो चल रहा है डिपार्टमेंट और उसके बीच में, उसका उसका इंटरेस्ट मिनिमम है या नहीं है, बिकॉज डिपार्टमेंट अगर ऑडिट कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट डेफिनेटली रेवेन्यू में होगा। और अगर टैक्स पेयर ऑडिट कर रहा है, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, अगर टैक्स पेयर ऑडिट कर रहा है तो उसका ऐसा अटेम्प्ट रहेगा कि मेरा टैक्स कम हो जाए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट मतलब जितना है उतना ही, गुजराती में एक अच्छा शब्द है तटस्थ, so that goes to independent। okay, systematic and independent examination of books, accounts, statutory records etc of an organization। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के, ऐसा नहीं कि सबकी सेल्स बुक ले लो, नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने हैं टू एसर्टेन हाउ फार द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें ज्यादा डीप पे नहीं जाना है, दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, सो हम समझ रहे हैं इसको। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिट का एक मंत्र है जिसके जिसको हमें जिसको जिसको ऑडिट में अगर फील्ड में अगर करियर बनाना है तो उसको ट्रू एंड फेयर व्यू मगज में उतार लेना है, बिल्कुल ऐसे रामबाण की तरह। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू उसका मतलब ये बनता है, ट्रू मतलब सही, फेयर मतलब टू द मोस्ट पॉसिबल करेक्ट एक्सटेंट। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको आफ्टर सेल सर्विस का प्रोविजन करना है तो उसका कोई अभी 100% एक्यूरेट आंसर हो सकता है नहीं, तो वहां पे हमको फेयर एस्टिमेट्स लगाने हैं। ठीक है, तो फेयर एस्टिमेट्स मेक टू द प्रोविजंस, क्योंकि प्रोविजंस मेक पार्ट ऑफ पीएनएल एंड पीएनएल फॉर्म्स पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी सारी ऐसी जगह है जहां पे आपको फेयर एस्टिमेट यूज करने हैं, इसीलिए ट्रू एंड फेयर व्यू कहा गया है। जो ट्रांजैक्शन हो चुका है जिसका अमाउंट एसर्टेनेबल है उसको हम ट्रू बोलेंगे, और जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं उसको हम फेयर बोलेंगे। ठीक है, सो दैट विच गिव्स अस अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंसर्न। बिलो आर द वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट अंडर जीएसटी। टाइप्स ऑफ असेसमेंट ये हमने पहले भी देखे हैं। ठीक है, स्क्रूटिनी असेस, दीज आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, और दो ऑडिट के सेक्शंस हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। असेसमेंट बाय द टैक्स पेयर दैट इज सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट बाय टैक्स अथॉरिटीज, तो उसमें आते हैं प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटिनी समरी असेसमेंट, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ओके, नो फिल्टर एंड अनरजिस्टर्ड। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हम थोड़ा समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल पर्सन को लेटर भेजा कि भाई साहब आपका इतना टैक्स बनना बनता है, आपने क्यों नहीं भरा। वो बंदा रिप्लाई नहीं करता है, जवाब नहीं देता है। 30 डेज टाइम पीरियड दिया, 60 डेज टाइम पीरियड दिया, एक नोटिस दिया, दूसरा नोटिस दिया, 2 रिमाइंडर दिए, 3 रिमाइंडर दिए, द पर्सन डज नॉट टर्न अप। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो पर्सन वहीं पे है, ही एग्जिस्ट, ही इज देयर, हिज रजिस्टर्ड ऑफिस इज देयर, somebody is receiving the envelope। ठीक है, लेकिन उसका वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो डिपार्टमेंट व्हाट विल डिपार्टमेंट बी डूइंग, वो हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते, टैक्स जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल दे विल डू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अकॉर्डिंग टू द टैक्स ऑफिसर, उसका जो जजमेंट है, ही विल यूज द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट टू कंप्लीट द असेसमेंट एंड डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? Yes, sir. Sir.
ओके, ठीक है। तो वो अपना बेस्ट बेस्ट जजमेंट लगा के असेसमेंट कंप्लीट करेगा विदाउट द टैक्स पेयर और असेसी इन द डिस्कशन और केस। ठीक है, इसको इसका जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर आएगा उसे टैक्स डेफिनेशन में कहते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर, EXPARTE ऑर्डर, एक्स पार्टे ऑर्डर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सेल्फ असेसमेंट, ये जैसे मैंने बताया ये टैक्स पेयर अपने आप करता है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस द टैक्सेस पेएबल under this act and furnish a return for each tax period as specified under section 39। ठीक है, 39 बोल रहा है कि आपको मंथली 1 month is your one tax period, that is what section 39 says। okay, every registered person shall self assess the tax payable under this act, उसको खुद को असेस करना है and furnish a return, मतलब खुद को असेस करना है, टैक्स पे करना है और उसके सामने उसको रिटर्न भरना है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेज फ्रॉम ऑल द असेसमेंट फॉर ऑल द असेसमेंट। नाउ आप पहले अपना डेटा देंगे तभी तो इनकम GST डिपार्टमेंट कुछ सामने आपको प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, सो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। जैसे सिविल या क्रिमिनल लॉ में FIR होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो उसमें कैसा रहता है कि कभी भी कोई कंप्लेन रिसीव होती है तो ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेन सम पुलिस इंस्पेक्टर और द स्टेशन इंचार्ज मेक्स एन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, और उसमें अगर उसको कुछ लगता है कि यस कुछ क्रिमिनल ऑफेंस या सिविल ऑफेंस हुआ है, he will make a first investigation report, that is FIR। तो यहाँ पे जो द FIR जैसे उसमें फर्स्ट इंस्टेंस है इंफॉर्मेशन का, वैसे ही इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ असेसमेंट नाउ। ठीक है, तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सेल्फ असेसमेंट से मिलेगी। द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज आउटपुट, टेक द अवेलेबल इनपुट क्रेडिट एंड पे द बैलेंस अमाउंट एंड फाइल द रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, सो इसमें 3 स्टेजेस बताए गए हैं। पहले आपको अपना आउटपुट टैक्स डिसाइड करना है, मतलब कि आपके सेल्स के ऊपर कितना टैक्स बनता है। ठीक है, फिर टेक द अवेलेबल इनपुट क्रेडिट, ITC जिसे हम कहते हैं वो लेना है, और बाकी जो शॉर्टफॉल रहेगा उसका हमको टैक्स पे करना है, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, और प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिटर्न भरना है। तो ये चीजें, तीनों चीजें हम रिटर्न में लिख के डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई साहब ये हमारा सेल्स, ये हमारा परचेस के सामने ITC, बैलेंस जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो हमने टैक्स पे किया, ये चलन नंबर, ये चलन डेट, ये BSR कोड, दिस इज माय फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। ओके, prima facie the department shall accept such self assessment returns and declarations subject to scrutiny and other notes of assessment in the selected cases and in the prescribed manner। ठीक है, कभी भी आप कोई भी रिटर्न प्राइमरीली फर्स्ट रिटर्न सबमिट करते हैं, फर्स्ट रिटर्न मतलब ओरिजिनल या फॉर द वो टैक्स पीरियड के लिए पहला रिटर्न सबमिट करते हैं, तो उसको डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमा फेसी द डिपार्टमेंट शेल लिखा है, शेल एक्सेप्ट मतलब दे कैन नॉट रिजेक्ट योर फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोविजनल असेसमेंट, दिस इज डन बाय डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट डन बाय द taxable person। The taxable person is unable to determine the value of goods or services or both, मतलब उसको ये नहीं पता है कि मेरी गुड्स या मेरे सर्विसेज है उसकी वैल्यू कितनी है, और अनेबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, अगर कोई चीज एल्यूमिनियम सेक्शनिंग में आती है तो देर आर चांसेस कि 2 HSN कोड उसको लागू होते हैं, और एक HSN कोड के हिसाब से 12% रेट आ रहा है, दूसरे HSN कोड के हिसाब से 18% रेट आ रहा है। ठीक है, तो ही इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स, तो व्हाट विल ही डू, ही विल अप्लाई फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट कि सर ये मेरा आई एम डीलिंग इनटू दिस गुड्स, दीज आर माय गुड्स, दीज आर द स्पेसिफिकेशन, दिस इज द सैंपल या फोटोग्राफ जो उसको देना है, उसके साथ वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करेगा टू द एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ऑफ GST कि सर प्लीज डू एन प्रोविजनल असेसमेंट फॉर दिस। असेसमेंट तभी हो सकता है जब पास में कोई ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, अब ये भाई साहब जिसको रेट नहीं पता है उसने ट्रांजेक्शन तो किया ही नहीं है, तो दैट इज अ फ्यूचरिस्टिक असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट समटाइम्स इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक असेसमेंट, तो मतलब आगे जो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उसका असेसमेंट अभी करके देंगे डिपार्टमेंट आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, he may request the proper officer in writing giving reasons for payment of tax on a provisional basis। provisional basis मतलब ऑन, जैसे हम प्रोविजन बनाते हैं कि वो फेयर एस्टिमेट्स के ऊपर होगा, इट इज नॉट ऑन एक्चुअल डेटा और एक्चुअल ट्रांजैक्शन अमाउंट। The proper officer may request additional information by issuing notice and request person to appear in person। in person मतलब खुद को जाना पड़ेगा, और in absentia मतलब वो नहीं आया है।
या फिर ही कैन गिव पावर ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी टू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जनरली हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो उसकी जगह पे जाके अपना डेटा डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। द प्रॉपर ऑफिसर मे रिक्वेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया कि सर मुझे इसका रेट नहीं पता है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगवाएंगे उनको जरूरत होगी तो। दिस प्रोविजनल असेसमेंट इज जनरली डन बाय ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास मंगवाएंगे, उसके लिए वो नोटिस इश्यू करेंगे कि सर आप ये ज्यादा डिटेल्स मुझे दीजिए सो दैट आई कैन हेल्प यू इन द प्रोविजनल असेसमेंट। या फिर ये भी बोल सकती है आप मुझे पर्सनली ये डेट को ये टाइम पे आके मेरी ऑफिस पे मिलिए, दैट इज रिक्वेस्ट टू मीट इन पर्सन। ठीक है। द प्रॉपर ऑफिसर शेल पास एन ऑर्डर विद इन अ पीरियड नॉट लेटर देन 90 डेज। ठीक है। 90 डेज में उसको प्रोविजनल असेसमेंट कैसे भी करके खत्म करना है। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट की डेट से 90 डेज में उनको प्रोविजनल असेसमेंट खत्म करना है। allowing payment of tax on provisional basis at such rate or on such value as may be prescribed, as may be specified by him। ठीक है। Normally provisional assessment is done in the case of imports and in the case of foreign ships doing business through Indian ports. Full stop. Provisional assessment also opts in certain cases of manufacturing and processing which may attract litigation as to taxability and वैल्यूएशन। ठीक है। तो ये प्रोविजनल असेसमेंट कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है उसका नोट दिया है ऑथर ने। ठीक है। प्रोविजनल असेसमेंट कहाँ होगा कि इंपोर्ट्स में, कोई आप नई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप ऐसा कोई ड्रोन इंपोर्ट कर रहे हैं जो नॉर्मल ड्रोन से ऊपर जाता है या फिर आप नॉर्मल मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए स्पेसिफिक कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, समझ रहे, जिसके जो सोलर सोलर एनर्जी पे चलता है, तो उसका रेट स्पेसिफिक नहीं होगा। जो जो इक्विपमेंट्स आइटम्स अभी कस्टम्स डिपार्टमेंट के नोटिस में है उसका रेट उन्होंने कस्टम्स टैरिफ एक्ट में दिया है। लेकिन जो चीज नई है जिसका नई, न्यू मीन्स नई मतलब न्यू, अभी नई है, ठीक है, उसका अभी इन्वेंशन हुआ है, अगर वो मार्केट में आ रही है तो उसका रेट अभी कस्टम्स के पास नहीं होगा, तो उसके लिए भी प्रोविजनल असेसमेंट होगा। ठीक है। और इन द सेकंड कैटेगरी वेयर आपको वैल्यूएशन नहीं पता है आपकी चीज का, आप कोई सर्विस दे रहे हैं, आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, उसका वैल्यूएशन उनको नहीं पता है, या फिर दे आर गोइंग टू गिव सच, अगर मतलब जर्मनी में लिंडे कंपनी है, लिंडे कंपनी सऊदी में कोई पेट्रोलियम का प्लांट डाल रही है, ठीक है, तो इंडिया में जो लिंडे के इंजीनियर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के कोई कंपनी को जिनको ये प्लांट डालना है। तो लिंडे, if the linde is not ascertaining the value, then provisional assessment could be invoked and the proper officer will be helping them to determine their proper valuation and tax liability. Subclause 2, the payment of tax on provisional basis may be allowed if the taxable person executes a bond in such form as may be prescribed। अगर उसको टैक्स नहीं भरना है तो वो बॉन्ड देगा, क्यों? क्योंकि उसको प्रोविजनल असेसमेंट में गया है, तो अगर उसका टैक्स लायबिलिटी उतना नहीं बनता है फाइनली, देयर आर सम चांसेस कि प्रोविजनल असेसमेंट के सामने एक्चुअल असेसमेंट कुछ अलग आए, बट देयर हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट। क्योंकि अगर एडिशनल कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर ने प्रोविजनल असेसमेंट में कह दिया कि भाई साहब 12% रेट लगेगा, तो उसके नीचे के रैंक वाले ऑफिसर ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं सर इसमें 18% लगेगा। ठीक है। तो इसमें फिर भी प्रोविजनल असेसमेंट में वो लोग बॉन्ड से ड्यूटी भरवाते हैं, देन फाइनल असेसमेंट के बाद बॉन्ड से जो भी डेफिसिट या शॉर्टफॉल होता है वो पेमेंट या रिफंड करके क्लियर करेंगे। ठीक है। If the taxable person executes a bond in such form as may be prescribed and with such surety and security as the proper officer may deem fit, may deem fit मतलब उसको जैसा सही लगे, may deem fit is उसको जैसा सही लगे, binding the taxable person for payment of the difference between the amount of tax as may be finally assessed and the amount of tax provisionally assessed। ठीक है। सो जो मैंने बताया कि पेमेंट ऑफ डिफरेंस के उसको ही विल बी उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, श्योरिटी देना पड़ेगा कि जो डिफरेंस टैक्स बन रहा है आई विल पे दैट एंड देन वी विल फाइनलाइज दिस असेसमेंट एंड द ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट। ओके। डिपार्टमेंट में जहां पे भी यहाँ बोलूंगा वहां जीएसटी डिपार्टमेंट हम एज्यूम करिए, यहाँ पे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हम लाइन में नहीं ले रहे हैं। ठीक है।
Rule 98, sub rule 3. In this regard, provides that, okay, this rule provides that proper officer will decide the amount of surety to be furnished, the amount of which will not exceed 25% of amount covered under bond. ठीक है, मतलब 25% से ज्यादा बॉन्ड में आप नहीं ले सकते उनके पास से. Rule 98 sub rule 4 provides that the security will be in the फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी. सिक्योरिटी बैंक गारंटी में देना है. जैसे पैसा बैंक के पास रहेगा, लेकिन बैंक विल इश्यू अ लेटर ऑफ गारंटी कि अगर ये लोग पैसा नहीं दे रहे तो इनके पैसे में से हम आपको पैसा दे देंगे. बैंक गारंटी ऑफ द अमाउंट एज डिटरमाइंड इन रूल 98 सब रूल 3. फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, the expression amount shall include the amount of integrated tax, sales tax, state tax or union territory tax and cess payable in respect of the transaction. ठीक है, amount का मतलब है यहाँ पे CGST, IGST, SGST, UTGST and cess. These kind of surety clauses exist along with the provisional assessment clauses so as to ensure that the revenue is not at loss post the provisional assessment which is normally done in haste. ठीक है, ये लोग ऐसा, ये लाइन में ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोविजनल असेसमेंट थोड़ा जल्दी जल्दी में होता है क्योंकि ट्रांजैक्शन हमें या फिर टैक्स पेयर को करना होता है. तो प्रोविजनल असेसमेंट जल्दी में इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर को टाइम रहे उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए. एंड श्योरिटी इसलिए ली जाती है कि अगर प्रोविजनल असेसमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है प्रॉपर ऑफिसर को, तो देन दे कैन फाइनल असेसमेंट में वो लोग समझे, कंप्लीट असेसमेंट करें, सही से वैल्यू डिटरमाइन करें, सही से रेट डिटरमाइन करें, टैक्स लायबिलिटी करेक्ट आए और उसके सामने जो भी टैक्स बनता है टैक्स पेयर इज बाउंड टू पे दैट. ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट इज बाउंडिंग ऑन द टैक्स पेयर, बट सिमिलरली इफ देयर इज नो चेंज इन द इंफॉर्मेशन ऑन हैंड तो वो डिपार्टमेंट को भी बाउंडिंग रहता है. अगर जो प्रोविजनल असेसमेंट में आपने इंफॉर्मेशन दी उससे अगर कोई इंफॉर्मेशन चेंज होती है देन डिपार्टमेंट हैज फुल राइट टू मूव फ्रॉम इट्स प्रोविजनल असेसमेंट. मतलब कि अगर डिपार्टमेंट के पास जो पहले आपने इंफॉर्मेशन दी उसमें कुछ चेंज हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, लेकिन पहले डिपार्टमेंट के अंडरस्टैंडिंग में जो आया, जो इंफॉर्मेशन के अंडरस्टैंडिंग में आया और बाद में फाइनल असेसमेंट के टाइम पे अगर कोई इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा दैट दे कैन चेंज देयर असेसमेंट और आउटपुट. ओके, Rule 3, the proper officer shall within a period of not exceeding 6 months from the date of the communication of order issued under subsection 1 pass the final assessment order after taking into account such information as may be required for finishing the assessment. ठीक है, 6 महीने में कैसे भी करके उसको assessment खत्म करना है. Provided that the period specified in this subsection may on sufficient cause being shown and for reason to be recorded in writing be extended. ठीक है, 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं. कब? जब उनके पास सफिशिएंट कॉज हो और उसको वो राइटिंग में उनको रिकॉर्ड पे रखना पड़ेगा. कौन एक्सटेंड कर सकता है? जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर फॉर द फर्दर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ. 6 महीने से ज्यादा दूसरे 6 महीने कौन एक्सटेंड कर सकता है? जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर. और अगर उससे भी आगे आपको जाना है तो कमिश्नर फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 years. टोटल 4 साल के लिए तक एक्सटेंड कर सकते हैं कमिश्नर. ठीक है, इंक्लूडिंग दिस, पहले वाले 6 महीने, दूसरे वाले 6 महीने और बाद का सारा पीरियड गिन के 4 साल से ज्यादा कमिश्नर भी उसको आगे नहीं लेके जा सकते. Okay, subclause 4, the registered person shall be liable to pay interest on any tax payable on the supply of goods or services or both under provisional assessment. ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स. रजिस्टर्ड पर्सन को जो प्रोविजनल असेसमेंट का आउटकम आएगा उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी पे करना है. इन सिंपल वर्ड्स, इन केस ऑफ एनी टैक्स अमाउंट बिकम्स पेएबल सब्सिक्वेंट टू फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट, देन इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड रेट विल आल्सो बी पेएबल बाय the supplier from the first day after the due date of payment of tax till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of order of final assessment. लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपल है. ठीक है, अगर आपका डेफिसिट पे करना बनता है, आपने शॉर्ट कम पे किया है तो आपको बाकी का पे करना पड़ेगा, उसके साथ इंटरेस्ट बनेगा. कब से? जब पहला पेमेंट किया तब से आप लास्ट पेमेंट कर रहे हैं तब तक. 0.5,
where the registered person is entitled to a refund consequent to the order of final assessment under subsection 3, subject to the provision of subsection 8 of section 54. Interest shall be payable on such refund. मतलब डिपार्टमेंट का अगर आपका डिपार्टमेंट का डेफिसिट आता है, आपको रिफंड बनता है, तो डिपार्टमेंट भी सामने इंटरेस्ट पे करेगा. In simple words, in case any tax amount becomes refundable subsequent to finalization of the provisional assessment, the interest subject to the eligibility of refund and एब्सेंस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. ठीक है, ये अनजस्ट एनरिचमेंट हमने समझा था पहले. टैक्स पेयर को अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए, तो इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. The applicant may file an application for release of security furnished after issue of final assessment order. फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाने के बाद आपने जो श्योरिटी दी है उनको, वो रिलीज करने के लिए आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं. The proper officer shall release the security furnished after ensuring that the applicant has paid the amount within a period of 7 working days from the date of receipt of application. 7 दिन में उसको आपकी श्योरिटी वापस देनी पड़ेगी. ठीक है. एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड is in business of manufacturing various components and caters to various industries. In the course of its business, ABC Limited receives order of manufacturing some specified components for which the required model and the required models are provided free of cost, FOC, by recipient ABC Limited. Was unsure to whether amortized cost of the tools was to be added to arrive at the value of components supplied for the purpose of GST. ठीक है. तो ये केस में ऐसा है कि एबीसी लिमिटेड के पास एक ऑर्डर आया है, कुछ इक्विपमेंट बनाना है, जिसके सामने उनके पास मशीनरी है. ठीक है, रॉ मटेरियल उनको वो कंपनी दे रही है. इनको सिर्फ ये देखना है कि मेरे मशीनरी का एमोर्टाइजेशन कॉस्ट मुझे प्रोडक्ट के कॉस्ट पे लगाना है या नहीं लगाना है. तो वो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन. ओके, वैल्यूएशन में उनको ये ऐसा, हम सीधा उसको जॉब वर्क की तरह समझते हैं. ठीक है, जॉब वर्क के लिए कुछ चीज उनके पास आई है, तो जॉब वर्क में जो फीस लगेगी वो तो सीधा जीएसटी पे 18% पे लगेगी. लेकिन उनका ये क्वेश्चन है कि जो डेप्रिसिएशन मशीनरी का है उसको मुझे वैल्यूएशन में कंसीडर करना है या नहीं करना है. तो उसके लिए ये लोग प्रोविजनल असेसमेंट में जाएंगे. ठीक है. अकॉर्डिंगली एबीसी लिमिटेड मेड एन एप्लीकेशन टू प्रॉपर ऑफिसर द असेसमेंट for assessment on provisional basis on 10/20/18. Time period for passing provisional order 90 days to be calculated from 1/10/2018, that is 30/12/2018. ठीक है, 90 डेज में उनको प्रोविजनल ऑर्डर दे देना है. 10, 10, 11 मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में. तो 30th December 2018 का 90 डेज उनको खत्म हो रहे हैं. Suppose in this case the provisional assessment order was passed and communicated to the ABC Limited on 30/11/2018. Now the final order shall be passed by the proper officer within 6 months from 30/11. ठीक है, तो 30/11 से 6 महीने में उनको फाइनल ऑर्डर दे देना है, that is 29/5. For sufficient reason, the time limit of 6 months can be extended up to joint और एडिशनल कमिश्नर दूसरे 6 महीने बढ़ा सकते हैं और कमिश्नर 4 साल तक बढ़ा सकते हैं. Scrutiny of returns, section 61. The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner as may be prescribed and seek his explanation thereto. ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर रिटर्न आपका स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, मतलब कुछ कमियां हैं, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपको उसके सामने रिस्पॉन्ड करना है. So this is simple. As per Rule 99, proper officer shall issue a notice to the said person informing him of such discrepancy and seeking his explanation thereto within such time not exceeding 30 days. 30 days में आपको उनको respond कर देना है from the date of service of the notice or such further period as may be permitted by him, and also where possible quantifying the amount of tax, interest and any other amount payable in रिलेशन टू सच डिस्क्रिपेंसी. ठीक है, 30 डेज और 90 डेज का जो आपको ये पीरियड दिया है यहाँ पे, उसमें उनको टैक्स का अमाउंट और लायबिलिटी इंटरेस्ट क्वांटिफाई कर देना है. इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड accordingly and no further action shall be taken in this regard. Okay. Point 3.
In case no satisfactory explanation is furnished within a period of 30 days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him, or where the registered person after accepting the discrepancy fails to take corrective measures in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65 ऑडिट करवा सकता है, सेक्शन 67 स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, सेक्शन 67 इंस्पेक्शन सर्च ऑन सीजर रेड कर सकते हैं आपके यहाँ पे, और प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स एंड अदर रूल्स अंडर सेक्शन 73 और 74। ठीक है, अगर आप उनको बराबर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड करने के बाद टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो 65 से लेके 67 तक सेक्शंस में जो बन पड़ता है उनसे करेंगे, या 74 73 तक जाएंगे। सेक्शन 61 डील्स विद डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी मतलब विलफुल, जो उनको सही लगेगा वो कर सकते हैं, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर्स। Deals with discretionary powers to a proper officer to scrutinize return filed by registered person to verify the correctness of the return। ठीक है, वो रिटर्न का करेक्टनेस डिटरमाइन करने के लिए डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज कर सकते हैं। इट इज अ प्री एजुडिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये एजुडिकेशन से पहले, एजुडिकेशन मीन्स डिलीवरिंग जस्टिस, उसके पहले ये हो रहा है। The process of adjudication is provided in section 73 and section 75. The returns ये apostrophe गलत है यहाँ पे। The returns scrutiny process is entirely automated in GST regime। ठीक है, यहाँ पे सब ऑटोमेटिक है GST regime में, जबकि सर्विस टैक्स और एक्साइज कस्टम्स और सेल्स टैक्स में ये सब मैनुअल था। सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉन फाइलर्स मतलब आप रजिस्टर्ड हो लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चन है? आर यू विथ मी? No, sir. ओके, हितेश, आर यू देयर? साजन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है और रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जीएसटी में सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेने से काम हो जाता है, तो उनके लिए हम एज ए कंसल्टेंट पहली बात यही बोलेंगे कि भाई साहब आप रजिस्ट्रेशन ले ले, ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न नहीं भरेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो क्या दिक्कत हो सकती है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 और 74, मतलब 73 और 74 के जो 73 और 74 में जो प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर जाते हुए, where a registered person fails to furnish the return under section 39 or section 45, even after the service of notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgment। ये यहाँ पे best judgment फिर से आया। taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered। available मतलब उसके पास already information था, ठीक है, या फिर gathered उसने कहीं से ढूंढ के निकाला, and issue an assessment order within a period of 5 years। ठीक है, 5 साल तक पीछे जाके वो ये assessment कर सकते हैं। 5 years from the date specified under subsection 44 of the furnishing of annual return, monthly return भी नहीं, annual return for the financial year to which the tax not paid relates। आपने जिस साल में टैक्स नहीं भरा वो साल का एनुअल रिटर्न की डेट से 5 साल आगे तक वो जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल। 6 साल तक आप इसको पकड़ के रखिए कि वो पीछे 6 साल तक खोद सकते हैं। ओके, subclause 2, where the registered person furnishes a valid return within 30 days of the service of the assessment order under subsection 1। ऊपर अगर आपको subsection 1 में जो ऑर्डर दिया उसके सामने आप 30 डेज में रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, मतलब वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया गया है ऐसा माना जाएगा। बट द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 एंड ऑफ सेक्शन 50 for payment of late fees under section 47 shall continue, मतलब आपको इंटरेस्ट और लेट फी तो पे करना ही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ प्रोविजन सिमिलर टू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट BJA under the income tax act 1961।
ओके, वो उस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आई गेस सेक्शन 154 या 156 इज द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. Noticeably issuing notice under section 46 to return defaulters appear to be a precondition for initiating proceedings of best judgment assessment under section 62. Okay, therefore it can be seen that non-compliance with the notice under section 46 paves the way for initiating the proceeding under this section. If the assessee fails to furnish the return within 15 days of issue of notice under section 46, then the proper officer may assess the tax liability based on his judgment. It may be noted that consequences of late fees under section 47 and under section 50 of the CGST Act will both be applicable in case of best judgment assessment made under this section. ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में जैसा रहता है वैसे ही इंटरेस्ट और लेट फी के वाले मतलब कि सेक्शन 62 में रहेगी. Example 2, if a person defaults in filing of return for any tax period falling in financial year 17-18, for 5 years shall be reckoned from the due date of filing of annual return for 17-18, that is 31st December 2018. Accordingly, the best judgment assessment can be made by proper officer on or before 31st December 2023. समझ गया? 2023 2018 से 23 तक गया. ये 2018 दिसंबर में जो डेट आ रही है वो है फाइनेंशियल ईयर 17-18 की. मतलब 1 अप्रैल 2017 को आपने कुछ गड़बड़ की हो तो उसका रिजल्ट आपको 31 दिसंबर 2023 तक मिल सकता है. सर्कुलर है. We can skip the circular because we do not go into this much of details. Assessment of unregistered person. Unregistered person को कैसे assess कर सकते हैं? Sorry. स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है? आर यू विद मी गाइस? Yes, sir. Okay, moving forward. Assessment of unregistered person. Unregistered means those who have not taken registration or who have cancelled their registration by virtue of less turnover in the preceding previous year. यहाँ पे previous year assessment year नहीं बोलेंगे, financial year ही बोलेंगे हम. ठीक है? Previous year assessment year is for income tax. The word here relates to is financial year. ठीक है, चलिए. Notwithstanding means overriding. Anything to the contrary contained in section 73 or section 74 where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so or where registration has been cancelled. ठीक है, सिंपल एज दैट. दो तरह के केसेस में ये वाला असेसमेंट हो सकता है. एक कि आपका रजिस्ट्रेशन बनता है और आपने नहीं लिया. दूसरा, आपका रजिस्ट्रेशन था और आपने कैंसिल करवा दिया अंडर सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 29, बट हु वाज लायबल टू पे टैक्स. ठीक है, जिन्होंने दोनों केसेस में आप टैक्स पे करने के लिए लायबल है पर आप नहीं कर रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment. ठीक है, फिर से यहाँ पे best judgment assessment आ गया. For the relevant tax period and issue an assessment order within a period of 5 years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates. ठीक है, अगेन यहाँ पे 5 साल तक वो पीछे खोज सकते हैं. Provided that no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard. मतलब उसको बुला के बैठा के पूछने के बगैर ये असेसमेंट आप कंप्लीट नहीं कर सकते. शैल भी कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते. आपने असेसमेंट शुरू किया, आपको वो बंदे को बुलाना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा कि भाई साहब आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, भाई साहब आपने टैक्स क्यों पे नहीं किया. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देना पड़ेगा. ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब उसके सारे पॉइंट्स रखने का उसको अधिकार मिलना चाहिए.
ठीक है, वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको उसको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप असेसमेंट ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। As per Rule 100 sub Rule 2, the proper officer shall issue a notice to a taxable person containing the grounds on which the assessment is proposed to be made on best judgment basis, and shall also serve a summary thereof electronically in form GST DRC 01, and after allowing a time of 15 days to such person to furnish his reply. ओके उसको 15 दिन देना पड़ेगा उसका रिप्लाई करने के लिए। इफ एनी, अगर उसका रिप्लाई बनता है तो बेस्ट जजमेंट में ही हैज नॉट गिवन रिप्लाई फॉर मेनी टाइम्स, देन डिपार्टमेंट विल सुओ मोटो, मतलब अपने ओन मोशन पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इनिशिएट कर देगा, और उनके बेस्ट जजमेंट के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो लोग लेवी करके ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इन जीएसटी ASMT 15 एंड समरी thereof shall be uploaded electronically in form GST DRC 07। ठीक है, these are just the form numbers, आपको किसमें रिप्लाई करना है, वो लोग किसमें ऑर्डर करेंगे, that is it। Summary assessment in certain special cases, this is very of the corner of the law, but we still are going into it because it is in our syllabus। Section 64, summary assessment in certain special cases, the proper officer may on any evidence मतलब जैसे इनकम टैक्स में है कि अगर आपने घर पे बेटे की शादी करी है, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं सिर्फ 2 लाख रुपए का, तो इनकम टैक्स वालों के पास वो एविडेंस बन जाता है कि आपने अपने बेटे की शादी में 50 लाख रुपए खर्चा किया था और आपका रिटर्न 2 लाख से ऊपर क्यों नहीं बोल रहा। सो दे कैन इश्यू अ समन्स, दे कैन इश्यू सो कॉज नोटिस कि आपने जो अपनी बेटी की शादी में 50 लाख खर्चा किया वो पैसा कहाँ से आया हमको दिखाइए। ठीक है, एनी एविडेंस मतलब कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आप नई गाड़ी लाए, दैट इज एन एविडेंस। ठीक है, एंड आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपके रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली नहीं जा रहा है और उनको सस्पिशियस लग रहा है, दैट कैन फॉर्म पार्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, कोई भी प्रिजर्वेबल एविडेंस हो, दैट एनीथिंग दैट कुड बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज एन एविडेंस, ऐसा एविडेंस डिपार्टमेंट के पास है तो दे कैन do this assessment। The proper officer may on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice with the previous permission of additional commissioner or joint commissioner proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of revenue। protect the interest of revenue, रेवेन्यू मतलब डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए, एंड इश्यू एन असेसमेंट ऑर्डर इफ ही हैज सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव, उसको लगना चाहिए, उसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग, उसका बिलीफ फॉर्म होना चाहिए, दैट्स इट, दैट एनी डिले इन डूइंग सो मे एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर मैं 2 महीने बाद पास करूंगा तो वो बंदा शायद विजय माल्या की तरह लंदन चला जाए और हम डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं मिले, तो वो इन द सेम मंथ इमीडिएटली वो ऑर्डर कर देगा। ठीक है, provided that where the taxable person to whom the liability pertains is not ascertainable and such liability pertains to supply of goods, the person in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person liable to be assessed and liable to pay tax and any other amount due in this section। ठीक है, गुड्स जिसके पोजीशन में हो उसको वो लोग टैक्सेबल पर्सन कंसीडर करके ऑर्डर पास कर सकते हैं। Subsection 2, on an application made by the taxable person within 30 days from the date of receipt of order passed under subsection 1 and or on his own motion, if the additional commissioner or joint commissioner considers that such order is erroneous, erroneous मतलब गलती हो गई है, erroneous is by mistake, error है, error का adjective है erroneous। okay, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in section 673 and 74। okay, this provision gives a right to the proper officer to carry out assessment and pass order in certain in case of special cases where the department has sufficient grounds to believe adverse effects to the revenue। In this case, the liability can be raised either by the
liability can be raised either by the taxable person or if the taxable person is not known. Example, in the case of confiscation of goods, the person in charge of the goods uh, can be deemed as taxable person and liability to can be raised on this on him accordingly. ठीक है, मतलब अगर the owner of the goods is not traceable, कि पता नहीं पड़ रहा है कि goods किसके हैं, तो जो व्हीकल में जा रहे हैं, जो कन्वेयंस में जा रहे हैं, जिसके पोजेशन में वो गुड्स हैं, उसको टैक्सेबल पर्सन मान के कॉन्फिस्केशन मतलब वो जब्त कर लेंगे गुड्स और उसके पास से टैक्स लायबिलिटी वो लोग वसूल कर सकते हैं. Within 30 days of such an order, either on application and representation made by a taxable person or on his own motion, sorry, an order under this section can be withdrawn if found to be erroneous. Erroneous हमने समझा अभी, that is by error or adjective of error is erroneous. Though section does not specifically say so, principle of natural justice like issue of show cause notice, opportunity of being heard, order with reason, etc. have to be followed. In any taxation case or any law, principle of natural justice has to be there. नेचुरल जस्टिस मतलब कि सबको एक सर का एक समान अधिकार हक मिलने चाहिए. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. आपको पहले बोलने का मौका मिलना चाहिए कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है. अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमने जो किया वो सही था, देन डिपार्टमेंट विल पुट देयर आर्गुमेंट्स कि नहीं सर ये ऐसे ऐसे गलत है. ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड प्रीवेल नो मैटर व्हाट हैपेंस. कुछ भी हो जाए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डैमेज नहीं होना चाहिए. ओके, सेक्शन 65 ऑडिट ऑफ टैक्स अथॉरिटीज एंड सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट. ये दो ऑडिट है, ये असेसमेंट नहीं है, इसका रिपोर्ट बनेगा. असेसमेंट में ऑर्डर बनेगा, ठीक है, असेसमेंट में ऑर्डर बनेगा, ऑडिट में रिपोर्ट बनेगा. Section 65 audit by tax authorities. The commissioner on a person authorized by him may undertake an audit of a registered person for the period, frequency and manner prescribed. तीन चीजें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड मैनर. किसका करना है, किसका ऑडिट करना है, कौन से पीरियड का करना है, कब कब करना है, मतलब हर 6 महीने करना है, हर क्वार्टर में करना है या एक बार करना है, कैसे करना है, दैट इज मैनर प्रिस्क्राइब्ड. As per Rule 101, Sub-Rule 1, the period of audit to be conducted shall be a financial year or part thereof or multiple thereof. एक साल कर सकते हैं, साल के कुछ पार्ट्स में कर सकते हैं या मल्टीपल ईयर्स में कर सकते हैं. Okay. Audit can be carried out either in the premises of the registered person or may also be done at the office of the proper officer by calling the information and documents. वो आपके वहां पे आके ऑडिट कर सकते हैं या फिर आपको और आपके इंफॉर्मेशन डेटाबेस या मतलब टैली का जो डेटा है, अकाउंटिंग डेटा है, अदर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको डिपार्टमेंट में बुला के ऑडिट कर सकते हैं. ठीक है. 15 days clear notice shall be provided to the person before initiating such an audit. जो ऑडिट शुरू करने से पहले क्लियर 15 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर उनको ऑडिट 16 को शुरू करना है तो पहली तारीख को लास्ट टू लास्ट मुझे ऑर्डर दे देना पड़ेगा कि भाई साहब आपके यहाँ पे 16 से ऑडिट शुरू होने वाला है डिपार्टमेंट का, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा, सारा अकाउंटिंग रेडी रखना है. ठीक है. The audit proceedings have to be closed within 3 months from the date of initiation of audit. 3 महीने में ऑडिट कैसे भी करके खत्म कर देना है. Also, if the commissioner is satisfied that the audit cannot be completed in 3 months, he can record the reason in writing, extend the time for a further period of maximum 6 more months. ठीक है. If the audit could not be completed within 3 months, तो उनको रिटर्न में रीजन लिखना है और मैक्सिमम अप टू 6 मोर मंथ्स वो एक्सटेंड कर सकते हैं ऑडिट पीरियड. ऑडिट पीरियड मतलब नॉट द पीरियड ऑफ द ऑडिट बट द ऑडिट कब तक चलेगा वो टाइम. द रजिस्टर्ड पर्सन इज ऑब्लाइज टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिटेल्स. आप ये नहीं बोल सकती मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास पासवर्ड नहीं है, ये वाला कागज मेरे पास नहीं है, वो हमारे अकाउंटेंट के वहां पे पड़ा है, ये सब आप नहीं बोल सकते. द रजिस्टर्ड पर्सन इज ऑब्लाइज्ड, ठीक है, ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फॉर कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट. ऑडिट खत्म करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स, डेटा, डिटेल्स नेसेसरी है वो आपको देने पड़ेंगे. ऑन कंक्लूजन ऑफ एन ऑडिट द प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन 30 days इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन अबाउट द फाइंडिंग्स. जो ऑडिट खत्म होगा उसके बाद रिपोर्ट जो बनेगा वो
डिपार्टमेंट के ऑडिट जो ऑफिसर हैं उनको रजिस्टर्ड पर्सन को भी 30 डेज में देना है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा उनको बताया जाएगा उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड द रीजन फॉर सच फाइंडिंग्स। ओके, ये फिर से पढ़ लेता हूं मैं एक बार। On conclusion of an audit, the proper officer shall within 30 days inform the registered person about the findings, his rights and obligations, and reason for such findings. Okay. Once the above are done, the proper officer may determine tax payable, interest, and penalty, if any, thereon, and also uh, initiation collection period in एंड ऑल्सो इनिशिएट कलेक्शन पीरियड, मतलब कितने टाइम में उनको टैक्स पे कर देना है, ये टाइम वो शुरू कर देगा। ठीक है। स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट concept is taken from the Service Tax Audit. Finance Act 1992 was the service tax of the. Moving forward, during any stage of any investigation, scrutiny, assessment, or any other proceedings under this Act, if the proper officer not below the rank of assistant commissioner के नीचे का कोई भी ऑफिसर ये काम नहीं कर सकता, with the prior approval of commissioner may get the books of accounts audited by CA, chartered accountant, or cost accountant nominated by the commissioner, if so required in interest of revenue, keeping in view the complexity of transaction or business or claim of input tax credit. Okay, किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से नीचे नहीं है, विद द प्रायर परमिशन ऑफ कमिश्नर की परमिशन के साथ, ओइंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि जो ऑडिट कर रहे हैं या फिर जो असेसमेंट कर रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे वो कंप्लीट नहीं होगा, तो दे कैन इनिशिएट एन स्पेशल ऑडिट का वो लोग ऑर्डर दे सकते हैं। किसको? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेता हूं मैं ये आपके लिए। ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके किसी भी स्टेज में, स्क्रूटिनी, असेसमेंट और एनी अदर प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं अंडर दिस एक्ट, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, if the proper officer not below the rank of assistant commissioner with the prior approval of commissioner may get the books of accounts audited by a CA or CWA nominated by the commissioner, if so required in interest of revenue, keeping in view of the complexity of transaction or business or claim of input tax credit. ठीक है, तीन चीजें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन और बिजनेस या ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही है, या फिर क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है या गलत ले रहे हैं, या उसका ट्रेस नहीं हो पा रहा है कि कैसे आईटीसी लिया है, कौन सा अलाउ किया है, कौन सा डिसअलाउ किया है, तो स्पेशल ऑडिट इनिशिएट करेंगे। Such CA or cost accountant is required to submit duly signed and certified report within 90 days of such assistant commissioner, extendable to further period of 90 days in case of an application in written by CA or cost accountant for a sufficient reason. 90 days में CA या CWA को उनको audit report दे देना है। Such audit report is subject to principle of natural justice, obviously, wherein an opportunity to being heard shall be provided to the registered person. Okay, ये ऑडिटर नहीं करेगा, ऑडिटर सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ऑडिट करेगा, डिग डाउन करेगा, डेटा देखेगा और उसका रिपोर्ट दे देगा। उसकी रिपोर्ट के सामने जो भी एक्सप्लेनेशन देना है वो प्रॉपर ऑफिसर को या असिस्टेंट कमिश्नर को या कमिश्नर को टैक्स पेयर देगा। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन जो है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज टू बी गिवन बाय द डिपार्टमेंट टू द रजिस्टर्ड पर्सन, नॉट बाय द CA or CWA who is performing special audit. Okay, such subject okay. And all other provisions of tax, interest, penalty and collection shall apply to audit under this section 2. ठीक है, इसमें भी अगर फाइंडिंग्स में कुछ टैक्स पेएबल आ रहा है तो वो ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे नॉर्मल टैक्स पेएबल आ रहा है। Under GST, power has been given specifically to the department to conduct audit of any registered person. This matter was highly debatable under as per GST service tax era, प्री GST सर्विस टैक्स एरा। ठीक है, इसमें GST रेजिम में स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने के वाइड पावर्स दिए गए हैं असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर को, जबकि सर्विस टैक्स में ये पावर्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। कुछ बहुत अगर उनको बहुत बड़ा रीजन लगता था, इफ देयर वाज सम ट्रांजैक्शन एरर और
loss of revenue of more than 5 crores, then only in service tax part special audit could have been initiated, whereas in GST regime this power is very normalized and very easily given to रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर स्पेशल ऑडिट का पावर्स काफी इजीली दिया गया है जीएसटी रेजिम में प्रॉपर ऑफिसर को. However, still in the GST law, there is no provision which prescribes that if any tax authority has conducted audit of an SSC for a particular period, then another tax authority would not conduct audit of the same period. Otherwise, it would create an undue hardship to the SSC. इसको हम स्कैम 1992 वाले इश्यू से रिलेट करेंगे कि जैसे ही ये सीबीआई वाले हर्षद मेहता को छोड़ते हैं वैसे वो ईडी वाले पकड़ के लेके जाते हैं. तो ये वाली लाइन में भी ऐसा ही लिखा है कि अगर एक अथॉरिटी ने ऑडिट कर दिया है तो उसी एसएससी उसी पीरियड का फिर से दूसरी अथॉरिटी ऑडिट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं लिखा है. दोनों एक के बाद एक कर सकते हैं, 3-4 अथॉरिटी कर सकते हैं. जैसे हर्षद मेहता को सीबीआई वालों से बेल मिली वैसे ईडी वाले उनको पकड़ के ले गए. क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है. ये क्वेश्चन एंड आंसर्स एज यूजुअल हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें से आपको एग्जाम के आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. ये वाले क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आंसर और एक्सप्लेनेशन साथ में है, ठीक है. इतना हमने जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट या क्वेरी है स्टूडेंट्स, प्लीज. नो सर. ओके, सो शैल वी कंक्लूड दिस सेशन? Twinkle Rathod, are you there? Yes, sir. ओके, सो ये असेसमेंट एंड ऑडिट वाला पार्ट हमने खत्म किया. हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और रहता है ये वाला यूनिट में, नहीं करवाया है, डिमांड एंड रिकवरी, ठीक है. इसमें हम ज्यादा टेक्निकली नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेंगे एंड देन विद हाफ एन आवर ऑफ एन एफर्ट हमारा यूनिट 3 खत्म हो जाएगा. अभी आज मुझे ये करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, ठीक है. चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Manan, you can discontinue recording now. Thank you, sir.